हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इसकी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा सिलेबस खींच दिया है। मिड टर्म का पूरा सिलेबस करवा चुके हैं हम ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और हम रिवीजन सेक्शन कर रहे हैं। अब इसी में प्लेलिस्ट में रिवीजन करा रहे हैं हमने भक्ति सूफी परंपरा के रिवीजन के लिए वीडियो बनाई थी। ये ईंटें, मनके और अस्थियाँ के रिवीजन की वीडियो है 2025 की। उसमें हमने थोड़ी बेसिक की चीज़ें देखी थी, भक्ति सूफी में ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। इसमें अच्छे से फुल डिटेल में नोट्स हैं। इन नोट्स को बनाने के लिए मेरे को 2 दिन लगे हैं, मतलब टाइम निकाल के मैंने इस नोट्स को बनाया है, तो मेहनत लगी है इसमें बहुत। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आपको बढ़िया से सारी चीज़ें समझ आएगी। तो हम अब शुरू करते हैं अपना रिवीजन ईंटें, मनके और अस्थियाँ का चैप्टर 1 का, जिसके आपको नोट्स बढ़िया लगेंगे। और सभी विषय इसमें यानी सभी टॉपिक करें। इस वीडियो से बाहर 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कमेंट ठोक देना मेरे बेशक इस वीडियो में गलत सलत, मैं पूरी आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हड़प्पा सभ्यता में, मतलब पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के 2 और नाम बताइए। तो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये इसके 2 नाम हैं। पहले मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। मतलब जो प्राचीन सभ्यता होती कौन कौन सी? मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ये सभ्यता ना विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से थी। क्योंकि और 1920 के दशक, यानी 19 से 20 के दशक बोलेंगे तो मतलब दशक यानी 20 से लेकर 1930, 1920 से लेकर 1930, यानी 1920 से लेकर 1930 के बीच हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तब यह पता चला हड़प्पा नामक भी कोई सभ्यता अस्तित्व में है। और सिंधु और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई या किस दशक में हुई? यदि दशक पूछा जाए, अगर हमें दशक पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि इस दशक में हुई, तो हम बोलेंगे 1920 के दशक में। 1920 का दशक मतलब 1920 से लेकर 1930 के दशक में, है ना। और अगर हमको एग्जैक्ट पूछेंगे, एमसीक्यू में एग्जैक्ट पूछेंगे, तो हम बोलेंगे 1921 में। तो अगली चीज़ है हड़प्पा सभ्यता की खोज, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस लिए हुई। तो इसको बिल्कुल सिंपल सा है कि 170 साल पहले क्या हुआ ना, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसके लिए उत्खनन कार्य हो रहा था, कुछ स्थानों पर खुदाई कार्य हो रहा था। उसके दौरान क्या हुआ, जो इंजीनियर लोग हैं उनको क्या हुआ, हड़प्पा पुरा स्थल मिला, यानी जो पुराना सा स्थल है। और कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया। हजारों की तादाद में ईंटें उखाड़ ली यहाँ से। और आधुनिक समय में पाकिस्तान में ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। और वो ईंटों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये पता नहीं लगा पाई कि कोई सभ्यता थी यहाँ। और फिर उसके आगे चल के क्या हुआ, 1921 में दयाराम साहनी, ये 2 नाम याद रखना। पहला है दयाराम साहनी और दूसरा हम पढ़ेंगे राखाल दास बनर्जी। तो 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन यानी खुदाई कार्य करवाया और हड़प्पा की मोहरों को खोज निकाला। उस सेकंड क्या हुआ, इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नाम स्थान पर उत्खनन करवाया। मतलब मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन करवाया यानी खुदाई करवाई। जैसी मोहरें दयाराम साहनी ने हड़प्पा की मोहरें खोजी थी ना, जिस प्रकार उसी तरह की मोहरें खोज ली राखालदास बनर्जी ने। तो क्या लिखा है, 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नाम स्थान पर उत्खनन करवाया और हड़प्पा समान, मतलब हड़प्पा की जैसी मोहरों को खोज निकाला। और बाद में पता लगा कि ये जो 2 चीज़ें पढ़ी नहीं हमने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यानी यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति का भाग है। और इसके बाद क्या हुआ, सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, कौन, 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, क्या नाम है, सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने नवीन सभ्यता, एक नवीन का मतलब क्या हुआ, नई सभ्यता की घोषणा की। तो इस तरह से इसकी खोज हुई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। उत्खनन में क्या क्या वस्तु मिली, यानी खुदाई में क्या क्या वस्तु मिली है। अगला टॉपिक ये बनता है। तो मिट्टी के बर्तन जिसे मृत भांड बोलते हैं, कुम्हार का चाक, मूर्तियाँ, उपकरण,
और अन्नागार मिले। अन्नागार को मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है थोड़ा सा। अन्नागार मतलब जहाँ अनाज को इकट्ठा किया जाए या स्टोर किया जाए। इसके अलावा क्या मिले, ईंटें, मन के आभूषण, अस्थियाँ, बाट, मुहरे, ये सब मिले उत्खनन में। अगली चीज़ है हड़प्पा का काल। तो प्रारंभिक काल है 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, 6000 बीसी से 2600 बीसी। परिपक्व हड़प्पा 2600 बीसी से, बीसी माने ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 बीसी। अंतिम यानी उत्तर हड़प्पा 1900 बीसी से 1300 बीसी। इसमें हम मेनली परिपक्व और अंतिम को देख रहे हैं इस चैप्टर में। और सभ्यता का नामकरण अगला टॉपिक। सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। मतलब जो ये सभ्यता थी ना, इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई? सर्वप्रथम का मतलब है सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा नामक स्थान पर यानी स्थल पर। इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, पड़ा। सिंधु घाटी के किनारे बसी सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत विस्तृत थी। विस्तार का क्षेत्र, यह सभ्यता अफगानिस्तान के पास के इलाके से लेकर गुजरात के खंबात की खाड़ी तक फैली थी। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें मुख्य भौगोलिक विस्तार, तो ये चीज़ें मैप के पीओवी से इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपकी बुक में जो मैप है और इंडिया का वर्ल्ड का मैप है, वो सब आप देख सकते हो। और ये सब चीज़ें मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। और सिंधु नदी मुख्य नदी थी। इसकी सहायक नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज, घग्गर, हरक्का, जो आज विलुप्त मानी जाती है, मतलब आज के समय में नहीं है। और ये मैप वर्क के लिए प्रमुख स्थल हैं, जैसे ये पंजाब हो गया पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, चौंदड़ो लोथल धौलावीरा, ये सारी चीज़ें, राखी गढ़ी, अलीबंगन, मनावली, ये सारी चीज़ें मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख सकते हो। अभी हम फिलहाल इसमें सारे नोट्स पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उन पर ही मेनली फोकस होगा। तो अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जम्मू, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से इसका विस्तार था, इस तरह से फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके। कृषि, पहला पॉइंट क्या आता है? कृषि। कि लोग बाग होते थे ना, या कृषि करते थे, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा का प्रयोग करते थे। पशुपालन, भेड़ बकरी, मतलब जो जानवर पाले जा सके उनको तो लोग पालेंगे ही ना, जैसे भेड़ बकरी, भैंस, मवेशी, सूअर जैसे जानवर पाले जाते थे। और भी आप एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, बुक में सब दे रखा है। व्यापार, लोग व्यापार भी करते थे। इनका व्यापार बाहरी देशों से भी होता था, मिस्र, इराक, ईरान, और मेनली क्या होता है, ओमान से भी इनका व्यापार होता था। तांबा वांबा मंगाते थे ओमान से, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। शिकार, जानवरों की हड्डियों के सबूत मिले हैं, शिकार भी करते थे यहाँ के लोग, और जानवरों की सब हड्डियाँ हैं, उनके साक्ष्य मिलते हैं, हमें सबूत भी मिलते हैं, उनके प्रमाण भी मिलते हैं। तो इस तरह से जीवन व्यतीत करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, जीवन निर्वाह करते थे या काटते थे बोल सकते हैं हम। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे और शिकार करते थे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, अब वो देखना है अगले टॉपिक में। तो लकड़ी के हल से खेत की जुताई होती थी। वृषभ बैलों का भी प्रयोग होता था। नहरों और कुओं, जहाँ से पानी लिया जा सके, उनसे सिंचाई होती थी, सिंचाई का साधन माना जाता था। हम क्या कह सकते हैं, वहाँ से सिंचाई होती थी। पत्थर के फलक के औजार होते थे। और अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे हड़प्पा मुहर में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। बैल का प्रयोग हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए करते थे। मतलब जो हड़प्पा की जो मुहर है, जो सील है, उसमें वृषभ बैल की जानकारी मिलती है हमको देखने को। और बैलों का प्रयोग किस लिए होता था? जो निवासी होते थे वो खेत में जोतने के लिए करते थे। और अगली चीज़ है हल। चोलिस्तान पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान में है चोलिस्तान,
और बनावली जो हरियाणा में है। मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिलते हैं यहाँ से। इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि खेतों में हल का प्रयोग होता था जुताई करने के लिए। जुते हुए खेत, कालीबंगन, ये बाय मिस्टेक थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। कालीबंगन जो राजस्थान में है, से जुते हुए खेत के प्रमाण यानी सबूत मिलते हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है एक साथ दो विभिन्न फसलें, मतलब अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अगली चीज़ है औजार। फसल कटाई के लिए पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे, जिस पर लकड़ी के हत्थे लगाए गए थे। लकड़ी के हत्थे का मतलब है कि नीचे से पूरा लकड़ी का है और ऊपर से लकड़ी का है जिसे हम पकड़ सकते हैं आसानी से, और ऊपर से पत्थर का है जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इस तरह से औजार। सिंचाई, नदी और नहरों से पानी लेकर सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान में सोतुगई एक वो है जगह जहाँ से नहरों के अवशेष मिलते हैं, सबूत। अगली चीज़ है जलाशय। कुओं से भी पानी लिया जाता था कुछ स्थानों में, जैसे धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। संभावना है इनका प्रयोग कृषि के लिए किया जाता होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी भी समझ आई होगी आपको। अगली चीज़ है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में बस्तियों का विभाजन दो तरह से हो रहा था, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो दुर्ग छोटा नगर था, मतलब छोटा नगर था और ऊंचाई पर बनाया गया था। उसके ऊंचे होने के कारण क्या था, मतलब दुर्ग छोटा नगर था और ऊंचाई पर बनाया गया था। इसको ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण क्या थे? इसकी संरचना ना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। मतलब कच्ची ईंटों से पहले चारों तरफ दीवार बनाई गई, घेरा बनाया गया, मतलब चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया, जो इसे निचले शहर से अलग करती है। यही ऊंचे होने का भी कारण है दुर्ग का। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग, संभावना है, मतलब जो दुर्ग की बनावट है उसका प्रयोग संभावना है, मतलब संभवत विशिष्ट कार्य, मतलब कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, इम्पोर्टेंट रोल हो, उसके लिए विस्तृत सार्वजनिक प्रयोजन हो, कोई त्यौहार व्यार हो, उन सब चीज़ों के लिए दुर्ग का प्रयोग होता था। अगला है निचला शहर। यहाँ पर आवासीय भवन उपलब्ध थे। आवासीय भवन का मतलब जहाँ लोग आवास करते हो, रहते हो। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बना था। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की जरूरत पड़ी होगी, जिसे पूरा किया गया होगा। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता है। एक तरह से अनूठी यानी विशेष अलग सी व्यवस्था है। ये नियोजन के साथ की गई थी ये व्यवस्था, मतलब प्लानिंग की गई थी पहले इस व्यवस्था की। जो जल निकासी व्यवस्था है वो प्लानिंग के साथ हुई। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप समकोण तो जानते ही होंगे किसे बोलते हैं। हड़प्पा भवनों को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि पहले यहाँ पर नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, मतलब नालियाँ बनाई गई और उनके साथ गलियों को बनाया गया, फिर अगल बगल मकानों को बनाया गया। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता और यह नालियाँ बाहर जाकर नालों में मिल जाती, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता। गृह स्थापत्य कला। अगला टॉपिक है गृह स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो के निचले हिस्से में आवासीय भवन है। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे, मतलब जहाँ लोग रहते हैं आवास में एक आंगन बना हुआ था, उसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कढ़ाई करने के काम आता था। यहाँ पर गोपनीयता मतलब एकांतता बोल सकते हो, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। भूमितल यानी ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, क्योंकि देखो खिड़कियाँ होंगी तो कोई ताका जाके कर सकता है, खिड़कियाँ ही नहीं होंगी तो कोई ताका जाके कैसे करेगा। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। हर घर में अपना एक स्नानघर होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था।
स्नान घर का पानी नाली के जरिए मुख्य नाली पर बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कोने में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके। मतलब कुएं बनाए गए हैं, अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो वो भी पानी पी सकता है, ऐसी जगह पर बनाया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ ले कितनी लगभग संख्या थी तो 700 बता सकते हो आप। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिल रहे हैं जिनका प्रयोग संभवत यानी संभावना है विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। हमने ऊपर पढ़ा दुर्ग का प्रयोग कोई फेस्टिवल हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई पर्व हो गया, मतलब विशिष्ट कोई भी कार्य हो, विशिष्ट परियोजना हो, उसके लिए प्रयोग होता था दुर्ग का। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए। मतलब जो अभी क्या पढ़ा हमने, माल गोदाम विशाल संरचना है, इसमें क्या है निचले हिस्से बचे हुए हैं और ऊपर के हिस्से नष्ट हो गए हैं। ऊपरी हिस्से लकड़ी से बने थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए। अगली चीज़ है विशाल स्नानागार। ये एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है और यह आंगन में बना है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से, जो जलाशय है उसके किनारों पर क्या है, जो ईंट है उनको जमाकर और जो जिप्सम के गारे हैं उनका प्रयोग कर कर इसे जलबद्ध मतलब जल से बंद किया गया, जलबद्ध किया गया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से यह पता चलता है, लगता है कि इसका इस्तेमाल किसी अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, कि अनुष्ठानिक के लिए। अब डिफरेंशिएशन देखने हमें। डिफरेंशिएट हड़प्पा समाज में विभिन्नता का अवलोकन। हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। मतलब सामाजिक तौर पर ऊंच नीच की जो भिन्नताएं होती हैं वो मान लो आप, आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड वो भिन्नताएं थी। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। समाधान का अध्ययन और विलासिता की खोज, ये 2 चीज़ें हैं। विलासिता यानी लग्जीरियस जो भी चीज़ होंगी, तो हम पहले समाधान को एक्सप्लेन करेंगे फिर विलासिता की वस्तुओं को। तो पहले देखते हैं समाधान। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर करते थे और ऐसे सबूत मिलते हैं हमें कि कई कब्रों की बनावट एक दूसरे से मिलती थी। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफना दिए गए। अब ये क्यों दफनाए थे, इनका क्या कारण था, ये भी देखते हैं हम। शायद यह लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हो। ये बर्तन और आभूषण दफनाने का क्या कारण है कि लोग बाग की ऐसी सोच थी कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिले हैं। कई कब्रों में तांबे के दर्पण, खोलों से बने आभूषण आदि मिले हैं। किसी के विश्वास प्रणाली में मृत्यु के समय साथ ले जाने से सकलानी लोग, धन संपत्ति प्रिय चीजें व्यक्ति के सबके साथ यात्रा में धन संपत्ति दफनाए जाते थे। मतलब ये 2 चीज़ें थोड़ी मिसप्रिंट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मृत्यु के समय जो चीज़ होती थी वो दफना दी जाती थी, है ना। और धन संपत्ति जो भी है
बहुत से चीज़ तो धन से रिलेटेड भी चीज़ें दफना देते थे। पुराने ज़माने की बात देख लो आप, जैसे बहुत से लोग एनिमे देख लेते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, कार्टूनों में सोने वोने दफना लेते हैं समाधानों के साथ, यानी शवों के संग, कब्रों के संग, वही सब चीज़ें हैं। तो धन संपत्ति भी दफनाए जाते थे, परंतु हर जगह यह देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासियों मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। अब हर जगह ऐसे देखने को नहीं मिलता कि लोग बहुत ज़्यादा मूल्य वाली वस्तुएं शवों के संग दफना रहे हैं, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। अगली चीज़ है विलासिता यानी लग्जीरियस की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक तरीका विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। इससे मतलब हम सामाजिक भिन्नता को भी पहचान सकते हैं। उपयोगी वस्तुएं वह होती हैं जो रोज़मर्रा के उपयोग में लाई जाए, मतलब डेली लाइफ में, जैसे चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। और भी चीज़ें आप जानते हो वो भी लगा सकते हो आप। यह वस्तुएं पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों, यानी जो नॉर्मल जो भी सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है, मैटर है, उससे बनाई जाती है, सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थी। ऐसी वस्तु जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो भारी और दुर्लभ हो, मतलब जो रेयर हो, जो हाई वेटेड हो, जो भारी हो, ऐसी वस्तुओं को पुरातात्विक कीमती मानते हैं। जैसे फाइनेंस के पात्र। दुर्लभ का अर्थ एक बार आप चेक कर लेना। फाइनेंस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। फाइनेंस तिल प्लस रंग प्लस चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर, मतलब तिल, रंग और जो चिपचिपा पदार्थ है उनको पकाकर तैयार होता था। ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिले हैं। मतलब जो ऐसे पदार्थ हैं, कैसे पदार्थ, जैसे फाइनेंस का पात्र है जो दुर्लभ पदार्थ है, तो इसके जैसी इनसे जो भी बनी वस्तु है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में ही मिली है। छोटी बस्तियों में यह बहुत ही कम मिलती है, मतलब दूसरी जगहों पर भी मिलती है, लेकिन मेनली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सोने की कमी के कारण शायद आज के जैसा ही महंगा रहा होगा। अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन। इसमें क्या चीज़ आती है, मन के बनाना, शिल्प कार्य आते हैं इसमें, जैसे मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मूर्ति निर्माण, बाट बनाना। चौंदुड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है, जैसे कार्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, सफ्टिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, ये सारे चीज़ें हैं। और धातु भी होती थी, जैसे सोना, तांबा, कांसा, शंख, फ्रांस, पक्की मिट्टी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, मनकों की सुंदर माला बनाई जाती थी। आप अपनी बुक में देख सकते हो, मनकों की सुंदर माला आपको दिख जाएगी। और भी तरह तरह की चीज़ें बुक में हैं, उनकी आप चित्र देख सकते हो। मन के बनाने के तरीके क्या है, कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। मन के चक्राकार, अब मनकों का आकार बता रहे हैं, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि आकार के होते थे। इन पर चित्रकारी करके ही इन्हें सजाया जाता था, मतलब मनकों पर चित्रकारी करेंगे तो ही मन के सजेंगे। मन के निर्माण की तकनीक और केंद्र। मन के बनाने में विभिन्न पदार्थों, मतलब तरह तरह के पदार्थों का इस्तेमाल होता था और उन्हीं के अनुसार बनाने की तकनीक में भी बदलाव आ जाता था। सेलखड़ी मतलब एक मुलायम पत्थर होता था, आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे मिले हैं जिन्हें सेलखड़ी की धूल को साँचे में डालकर बनाया गया, मतलब धूल है उसको साँचे में डालेंगे, फिर सुखा देंगे और फिर बन जाएंगे मनके। इससे विभिन्न आकार के मनके बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मुलायम पत्थर भी होता है, हमने पढ़ा था। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता है। मनकों को बनाने में ये प्रक्रिया होती थी, घिसाई, पॉलिश, छेद करने की प्रक्रिया, खुदाई में मिले उपकरण, लोथल, चौंदड़ो,
धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, लोथल, चंद्रों, धोलावीरा से छेद के उपकरण मिले हैं। शंख व वस्तुएं, केंद्र देखते हैं नागेश्वर और बालाकोट, दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, मतलब उसके पास थी समुद्र तट के। यहाँ शंख की वस्तुएं चूड़ियाँ, कंघियाँ तथा पच्चीकारी बनाई जाती थी। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। शिल्प उत्पादन की पहचान, इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। जिन स्थानों पर, अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, जहाँ पे शिल्प उत्पादन होगा, शिल्प उत्पादन का कार्य होगा, वहाँ पे त्यागी गई वस्तुएं मिलेंगी, कूड़ा करकट मिलेगा, कच्चा माल है जो भी, मतलब मान लो, और जो भी त्यागी गई वस्तुएं उनका कूड़ा करकट मिलेगा ना, जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का कार्य हो रहा है। उत्पादन केंद्रों की पहचान इस प्रकार करते थे इतिहासकार। और जो इतिहासकार होते थे ना, वो अनुमान लगा लेते थे कि, अनुमान कैसे लगा लेते थे, त्यागी गई वस्तुओं को देखकर, जो वस्तुएं उपयोग में नहीं लाई गई, कूड़ा करकट को देखकर, कि यहाँ शिल्प उत्पादन कार्य होता है। पुरातात्विक सामान्यत यानी नॉर्मली पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, मतलब जो पूरी नहीं हो सकी, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इनमें निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था, तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। अब जो भी है शंख तथा पत्थर है, उनको काटा जाएगा तो उनके टुकड़े मिलेंगे कूड़े के रूप में, है ना, तो उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे, छूट जाते थे, फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब जो कोई बेकार टुकड़े बच रहे हैं तो उनसे छोटी वस्तु बन जाएगी, छोटी मोटी। लेकिन जो अति सूक्ष्म, मतलब जो बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाता, जिस कारण उन्हें कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता है। मतलब जहाँ पे कार्य हुआ है उसी स्थल पर छोड़ दिया जाता है। यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगली चीज़ देखते हैं आप। आई होप आप समझ गए होंगे कि वो शिल्प उत्पादन की जानकारी कैसे मिलती है, शिल्प उत्पादन केंद्रों की जानकारी, और इतिहासकार उत्पादन केंद्रों का पहचान कैसे करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं ऐसे। अगली चीज़ है शिल्प उत्पादन में कच्चे माल। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति दो तरह से होती थी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो होता है जैसे मिट्टी, और दूर से लाई जाने वाली वस्तु जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। पांचवी चीज़ है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख मिल जाता है। अफगानिस्तान में सोतुगई से नीले रंग का लार्जवत मणि मिलता है। जो सोतुगई है अफगानिस्तान में, वहाँ से नीले रंग का लार्जवत मणि मिलता है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपके एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कई बार। लोथल से कार्नेलियन पत्थर मिलता है। मान लो आपसे पूछ लिया कार्नेलियन पत्थर कहाँ से मिलता है, तो आप एमसीक्यू में दे रहे होंगे, लोथल दे रखा होगा और भी 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको लोथल ध्यान होगा तो आप भर सकते हो, कर सकते हो। सेलखड़ी कहाँ से मिलता था, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा कहाँ से मिलता था, राजस्थान के खेतड़ी से। दक्षिण भारत है, वहाँ से सोना मिलता था। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क यानी जो सुदूर पड़ते हैं, दूर पड़ते हैं जो क्षेत्र, उनसे संपर्क। तांबा ओमान से भी लाया जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मिलता था, लेकिन तांबा बाहर से भी मंगाया जाता था, ओमान से भी लाया जाता था। ओमानी तांबे हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। मतलब जो ओमान के तांबे हैं और जो हड़प्पाई पुरावस्तु है, जो पुरानी वस्तु है, उन दोनों में निकल के अंश मिले हैं। एक हड़प्पाई मृतबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। एक हड़प्पाई मृतबान है जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई है। इसका डायग्राम आई होप आपकी बुक में होगा, चेक कर लेना। ये भी ओमान से ही प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के लेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मगान शब्द का। संभवत यानी संभावना है, ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मुहर, बाट तथा मनके मिले हैं। मुहर और मुद्रांकन यानी सील एंड सीलिंग्स।
इनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था या सुविधाजनक बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी वस्तु से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें वो चीज़ है, मान लो एक आध थैला है, उसको रस्सी से बांध लिया, उस पर चिकनी मिट्टी लगा दी और उस पर स्टैम्प कर दिया कि मोहर, और कोई जो उसको आगे पहुँचा रहा है, अगर वो कोई छेड़छाड़ करता है तो मुहर बिगड़ जाएगी, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा कि मुहर बिगड़ रही है। और अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक जहाँ पहुँचा रही है वहाँ पहुँच गई तो इससे पता चल जाएगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वही चीज़ है। और जो मोहर है उससे प्रेषक जिसने मतलब भेजा है उसका पता लगता है। तो वही चीज़ है, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना। वो इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या 9250128561 पर मैसेज कर देना। तो नोट्स थोड़े पेड होंगे क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो सिर्फ 10 रुपये है नोट्स के, एक चैप्टर के चाहिए आपको तो आप 2 रुपये दे सकते हो, सिर्फ 2 रुपये। मान लो 2 रुपये की तो आज के समय में वैल्यू ही नहीं है ज़्यादा। तो ये देख लो, ये उसी का ही है, मुहर और मुद्रांकन का एग्जाम्पल। देख, थैला है, उसको रस्सी से बांध रखा है और मुहर लगा रखी है, उस पर चिकनी मिट्टी लगा रखी है, उस पर मुहर लगा रखी है, उसी का ये एग्जाम्पल है। तो इसको आप देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लिपि, इसको एक चित्रात्मक लिपि माना जाता है। चिन्हों की संख्या लगभग 1375 से 400 के बीच है। ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाईं ओर एक और लिखी जाती है ना, जैसे उर्दू भाषा लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर, उसी प्रकार हड़प्पा लिपि रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि होने का क्या कारण है? क्योंकि इसे आज तक पढ़ नहीं पाया है। जो ज्ञात हैं, जो बहुत जानते हैं चीज़ों के बारे में, वो भी इसे नहीं पढ़ पाए हैं। बाट को एक तरह से मापतोल विधि माना जाता है, वेट। ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाट होते थे, उनका प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। मतलब जो छोटे बाट हैं। और धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख लेना। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति में शासन, मतलब शासन एक तरह से राजपाट कैसा था, किस प्रकार का शासन था, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। संभवतः हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा उसने जटिल यानी बहुत हार्ड फैसले लिए होंगे। कार्यान्वयन मतलब उनको लागू भी करवाया होगा, कार्य भी करवाए होंगे उस फैसलों को लेकर, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मुहर, बाट, मनके, ईंट अलग अलग स्थान से मिली है, लेकिन सब में एक रूपता दिखी है। संभवतः यानी संभावना है, ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता थी। फिर भी जम्मू गुजरात पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर ही एक ही आकार की ईंट प्राप्त हुई है। मतलब इन तीनों जगहों पर एक जैसी ईंटें प्राप्त हुई है। हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातात्विदों में मतभेद है। हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातात्विदों में मतभेद है। प्रसाद तथा शासक, एक विशाल भवन मिला है मोहनजोदड़ो में जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दे दिया गया है। हमने पहले क्या देखा, विशाल भवन जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, और भव्य वस्तुएं नहीं मिली है इस जगह से। और एक पत्थर की मूर्ति है जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले हैं। विश्वसनीय यानी जिस पर भरोसा किया जाए, विश्वास किया जाए, ऐसे सबूत भी नहीं मिले हैं। हड़प्पा समाज में प्रशासन को लेकर 3 मत हैं, मतलब राजपाट को लेकर 3 मत हैं। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं हड़प्पा समाज में
शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी, मतलब सब रहन सहन, सभी का खान पान, आश्रय सबका समान था, सारी चीज़ें बिल्कुल समान थी, कोई शासक नहीं था। और कुछ पुरातत्वविद कहते हैं, मतलब अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि कोई शासक नहीं था, सभी की स्थिति समान थी, तो कुछ कहते हैं कोई एक शासक नहीं था बल्कि यहाँ अनेक यानी एक से अधिक शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा होते थे। और कुछ इतिहासकार अलग ही तर्क देते हैं और कहते हैं एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी विभिन्न स्थलों पर एक जैसी पुरावस्तुओं का मिलना, नियोजित बस्ती के सबूत मिलते हैं हमें, ईंटों के समान आकार आदि। अगली चीज़ है हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन डेस्ट्रॉय, मतलब हड़प्पा सभ्यता डेस्ट्रॉय कैसे हुई है, पतन कैसे हुआ है, नाश कैसे हुआ है। इतिहासकारों ने इसमें भी अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग मत रखे हैं। तो पहली चीज़ है सिंधु नदी में बाढ़ आना। पहली चीज़ क्या है, इतिहासकारों ने तर्क दिया सिंधु नदी में बाढ़ आ गई हो, क्या पता इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ हो, या तो सिंधु नदी ने मार्ग मतलब रास्ता ही बदल लिया हो, भूकंप आ गया हो, भूकंप के कारण भी बहुत चीज़ें इधर से उधर हो जाती है, तो ये भी पतन का कारण हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन आ गया हो, आर्यों का आक्रमण, वनों की कटाई हो गई हो, तो ये पतन के कारण है। कनिंघम का भ्रम। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। किसने? कनिंघम ने। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, मतलब जो भी लिखित सोर्स होते हैं, रिटर्न सोर्स होते हैं, उनका प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि यह मुहर कितनी पुरानी थी। मतलब एक ब्रिटिश अधिकारी है, मान लो अंग्रेज अधिकारी है, उसने कनिंघम को मुहर दिखाई, लेकिन कनिंघम समझ नहीं पाया कि ये मुहर कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया, मतलब उस काल से जोड़कर बताया जिसके बारे में वो जानता था, जिसके बारे में उसे जानकारी थी। वे मुहर के महत्व को समझ ही नहीं पाए, मतलब कि मुहर का क्या महत्व है, मुहर कितनी प्राचीन थी, वो समझ नहीं पाए। उसने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ, मतलब जहाँ से भारतीय इतिहास शुरू हुआ है, गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी, मतलब उससे भी प्राचीन थी। तो कनिंघम ये बता नहीं पाए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, एक दो टॉपिक है लास्ट, उनको देख लेते हैं। उत्खनन तकनीक, मतलब खुदाई की कैसी टेक्नोलॉजी थी। उत्खनन तकनीक सामान्य तौर पर यानी नॉर्मली सबसे नीचे के स्तर पर, मतलब सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती है। जैसे हम खुदाई करेंगे, जो सबसे नीचे हमें जो भी वस्तु मिलेगी वो सबसे पुरानी मानी जाएगी, फिर उससे ऊपर मिली होगी वो थोड़ी नई मानी जाएगी, और सबसे ऊपर मिली जाएगी वो नवीनतम मानी जाएगी। वो चीज़ें हैं, जो नीचे मिलेगी वो प्राचीन, ऊपर मिलेगी नवीनतम। इसी के आधार पर पुरावस्तुओं का कालखंड निर्धारित किया जा सकता है, मतलब जो पुरानी वस्तुएं उनका काल पता लगाया जा सकता है, काल तय किया जा सकता है। जॉन मार्शल कनिंघम की तरह ये भी आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानने के उत्सुक थे। कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। जॉन मार्शल का मानना था कि टीले में समान परिणाम वाले नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन किया जाए। R.E.M. व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। कब? 1944 में। उत्खनन की समस्या का निदान किया, मतलब सॉल्यूशन निकाला। एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने को अधिक महत्व किया, मतलब टीले
के स्तर विन्यास के द्वारा ही खुदाई की जाए उसको अधिक महत्व दिया इन्होंने, R.E.M. वेलर ने। अब हमारा लास्ट टॉपिक बनता है हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मान्यता। धर्म के बारे में जानकारी कुछ सोर्स से प्राप्त होती है, सम सोर्स यानी कुछ स्रोतों से प्राप्त होती है, कुछ स्रोतों पर आधारित है। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता हमें, कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता, तथ्यों पर आधारित है। जैसे आभूषणों से लदी हुई नारी को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, इसका चित्र बुक में दे रखा है। विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ तथा संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व दिया गया। क्या लिखा है? विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ तथा संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व दिया गया। कुछ मुहरों में अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, पेड़ पौधे उत्कीर्ण। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ऐसा माना जाता है। कुछ मुहरों में एक व्यक्ति यानी योगी की मुद्रा में बैठा है, जैसे हमारे शिव बैठे रहते हैं ना। कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दिखाया गया। संभवत यानी संभावना है शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ रहे होंगे। पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया है, मतलब क्लासिफाइड किया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको इसके नोट्स चाहिए हो, ये पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से फुल आसान भाषा में समझाया, इससे बाद सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप कहीं भी नोट्स देख लो, आपको 30 पेज के नोट्स नहीं मिलेंगे इतने शॉर्ट में, हिस्ट्री के वो भी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट में बताना। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, या तो कमेंट कर देना मेरे को, या 9250128561 पर मैसेज कर देना, 9250128561 पर। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना स्टडी विद अमन को। थैंक्स।